हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैप्पी होली। आज हम करेंगे टीजीटी पीजीटी का पीवाईक्यू घटना चक्र। जो यूपी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू कंप्लीट बुक करेंगे इसकी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो घाटसदा तासी ने। ऑप्शन सी सही। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले घाटसदा तासी किसके विद्वान थे? यानी कि कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी के थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या था? घाटसदा तासी। काला का क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तवार ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस रचना के लेखक है डॉक्टर ग्रियर्सन। कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो घाटसदा तासी। ऑप्शन ए सही। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो ऑप्शन ए जयसुआ कैटलर। हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किस विद्वान को है? तो जो व्यवस्थित रूप लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। पहले यह इतिहास किस नाम से था? हिंदी साहित्य के इतिहास से। सन 1929 में किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र रूप में इसे पुस्तक का रूप दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन डी, 1929। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो यह ग्रंथ किसका था? तो यह ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था और हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में लिखा गया था। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन शिव सिंह सरोज का रचना काल समय क्या था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी में शिव सिंह सैगर नाम से शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी शिव सिंह सैगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा, जिसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः इसमें प्रश्न विकल्प में कोई भी सही नहीं है। जबकि जो ये ग्रंथ लिखा गया था शिव सिंह सरोज, ये 1883 ईस्वी में लिखा गया था। किसने किसने लिखा था? यह शिव सिंह सैगर ने। क्वेश्चन नंबर 15, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, पादरी एडिसन ग्रीव्स है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। पादरी एफई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कृत की रचना जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किस कवि ने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से लिया था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ये। लेकिन इसकी जो वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, ऑप्शन सी सही। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन मिलता है? तो ऑप्शन डी। काल विभाजन किसने किया था सर्वप्रथम? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी है। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल की समय सीमा कितनी मानी है? 1400 ईस्वी में। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का सर्वाधिक उपयोग किया? तो मिश्र बंधुओं ने अधिक कवियों का उल्लेख किया था। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित किया। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 23 किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया? तो मिश्र बंधु ने किया। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी सही है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम और सुखदेव। तो ऐसे आप याद रखेंगे, गणेश, श्याम और सुखदेव। मिश्र बंधु नामक विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग है? 4। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया, जबकि चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। प्रथम 4 भाग के प्रकाशन कब हुआ? 1913 में। और चौथे का जो प्रकाशन हुआ था चौथे भाग का, वो 1934 में हुआ था। नेक्स्ट, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1934 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित था? तो 4 भागों में, ऑप्शन बी सही। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी। तो कौन सी समय सीमा निर्धारित की? संवत 1890 संवत से 1925 तक। 1890 से 1925 विक्रम संवत किसने मानी है? मिश्र बंधुओं ने। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी है, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1440 ईस्वी तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत तक, अलंकृत काल माना उन्होंने 1681 से 1889 विक्रम संवत, परिवर्तन काल को 1890 से 1925 विक्रम संवत और वर्तमान काल 1926 से विक्रम संवत अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना? तो ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी में प्रथम उत्थान का। और इन्होंने कितने उत्थानों में इसे बांटा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893, सम्मत 1925 से 1985 तक। द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 संवत विक्रम 1950 से 1975 तक तय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की थी, तो 1925 से 1950 ईस्वी में। द्वितीय उत्थान की समय सीमा कब की थी? तो 1950 से 1950 द्वितीय उत्थान की तिथि 1893 से 1918 तक।
क्वेश्चन नंबर 31। नागरिक पंचायती सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी सही। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। काशी नागरिक पंचायती सभा की स्थापना 1893 में। क्वेश्चन रिपीट, नागरिक पंचायती सभा के 1893 में। नेक्स्ट, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो ये किस संस्था ने किया था? नागरिक पंचायती सभा ने। किसका? हिंदी शब्द सागर का। नागरिक पंचायती सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो ऑप्शन सी, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। नागरिक पंचायती सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का योगदान है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में। ऑप्शन ए। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। सदल मिर्च की भाषा की विशेषता क्या थी? तो पूर्वी पंथी। ऑप्शन ए सही। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के प्राध्यापक थे। उन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिर्च को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। किसको? लल्लूलाल और सदल मिर्च को। लल्लूलाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो लल्लूलाल जी का सर्वाधिक है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लूलाल की। ऑप्शन बी सही। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां। निम्नलिखित कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी अध्यापक रहे थे? सदल मिश्र रहे थे। ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए, लल्लू लाल जी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। ऑप्शन ए सही। नासिकेतन के सदल मिश्र। नेक्स्ट, इनमें से सदल मिर्च की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान है। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, उदयभान चरित। उदयभान चरित के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन डी सही है। सुख सागर की रचना किसने की? तो सदासुख लाल ने। सुख सागर का विषय क्या है? ऑप्शन सी, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन सी सही। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1968 में लिखा गया, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक की पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है और इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि में मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी व्याख्याओं से भी आगे पेपर में पूछे जा सकते हैं। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। ऑप्शन बी सही। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनुसार आधुनिक प्रथम गद्य में सदल मिर्च और लल्लूलाल दोनों शामिल थे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में ये इनके साथ गए। वहां सदल मिर्च ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की तथा 18 की रचना की और 1805 ईस्वी में लल्लू लाल ने प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत
कुरान के 10वें स्कंद पर का खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है जो ये मानी जाती है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सदलमिर्स ने किया। ऑप्शन ए सही है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जो गिलक्राइस्ट के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजद्वय के नाम से दो विख्यात रचनाएं हुई, तो वे कौन कौन सी है? ऑप्शन बी सी सही है इसमें, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारेहीन। ऑप्शन सी सही। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजद्वय की प्रतिद्वंदता भारतेंदु के उदय काल तक चलती है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी लल्लू लाल जी माने जाते हैं। अब है आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब तक चल रहा था हिंदी साहित्य का लेखन। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो ऑप्शन बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पे हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल के भिन्न भिन्न नामों का वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है। डॉक्टर गिरियसन ने चारण काल माना है, मिर्च बंधु ने प्रारंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, किसको? आदिकाल को। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल माना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल तथा संधि काल माना है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए सही है, बीजपन मतलब अशुद्ध है, गलत बताना कि गलत कौन सा है। तो मिश्र बंधु ने तो क्या माना था? प्रारंभिक काल माना था, ना कि बीजोपन काल। हिंदी साहित्य के प्रथम मिश्र बंधु ने क्या माना था? प्रारंभिक काल। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो ऑप्शन सी सही है, विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा था। वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग का नाम किस कवि ने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन डी सही है। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए सही। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किस नाम से दिया गया? तो राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल को किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को बीजोपन काल किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। ऑप्शन बी सही, सॉरी ए सही, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। कौन सा काल है? आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया था? तो बीजोपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। बीजोपन काल किसने दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पे आएगा इसका ऑप्शन सी सही। आदिकाल के लिए बीजोपन काल नामकरण किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। डी। आदिकाल का वीरकाल नाम किसने कहा? तो ऑप्शन सी विश्वनाथ ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो बताइए। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो ऑप्शन बी गदकाल। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो मिर्च बंधुओं ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, आदिकाल को आधार काल किसने माना है? ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने।
डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल तथा डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, तो ये कौन सा बनेगा इसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या माना है? वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद ने क्या माना है? आदिकाल। राहुल शंकरताय ने सिद्ध सामंत काल और मिर्स बंधुओं ने प्रारंभिक काल। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्न में से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव और गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ की क्या दी गई है? व्याख्या दी गई है। देखते हैं। गद्य का आविर्भाव माना संवत 1900 से 1925 ईस्वी में। और सेकंड, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान जो गया था 1925 से 1950। गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। गद्य साहित्य के वर्तमान तृतीय उत्थान दिया गया संवत 1975। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो ऑप्शन बी, संवत 1050 से। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका नामकरण किया है, जो इस प्रकार है। आदिकाल को वीरगाथा काल का, इनका समय काल है 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल माना है, संवत 1700 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल को गदकाल संवत माना है, 1900 से 1984 विक्रम संवत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो ऑप्शन ए, 693 ईस्वी से। यहाँ भी इनकी व्याख्या दी गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों में संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य में विभाजित किया। इस आधार पर डॉक्टर वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन डी, पाली। प्राकृत भाषा में प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, जिसमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म धार्मिक ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहां पाली भाषा भी पहुंची और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी भाषा का भी विकास हुआ। तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ और इसकी महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? जो अपभ्रंश भाषा से है तो वो है भारतेश्वर बाहुबली रास की। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली का ग्रंथ है। ईस्वी में मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास रचना प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। सूरि ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की। कुमान रासों में छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, किंतु यह दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाकर लिखा कि दलपति विजय ही कुमान रासों का कवि है। ढोला मारूरा दुहा के लेखक कलोल हैं। जो ढोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे लोक काव्य, दोहा बंद तथा मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। ऑप्शन ए सही। शालिभद्र सूरि की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन बी, भारतेश्वर बाहुबली। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरि। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दुहा। ऑप्शन डी।
अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो पंतजलि ने किया था। अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश से माना जाता है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो ऑप्शन सी, शिखा रूप मिलता है। अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप में अवहट नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द, इसलिए इसे शिखा रूप मिलता है। राहुल शंकरताय के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरप्पा। ऑप्शन ए सही। यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। राहुल सांकृत्याय के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सरप्पा है और सरप्पा का हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरप्पा को। राहुल सांकृत्याय ने सरप्पा का समय विक्रम संवत 690 से 633 ईस्वी स्थिर किया। बच्चन सिंह ने लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट वो है ये, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरप्पा वाद है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों में हिंदी के प्रथम कवि सरप्पावाद को माना जाता है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल शंकरताय ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरप्पावाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को किसने माना है? तो राहुल शंकरताय ने। उनका मूल नाम और भी मूल नाम है जो राहुल भद्र और उनके सरप्पा, सरोजवर्ज, पदवर्ज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वर्जियान और सहजियान प्रवर्तक 84 सिद्धों में से एक हैं। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई। सरप्पावाद की रचनाओं का संपादन राहुल शंकरताय ने दोहा कोश में किया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर रामकुमार ने किसे माना है? स्वयं को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी ही हिंदी के प्रथम कवि है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर गणपति के द्वारा। सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरप्पा को। सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? तो सरप्पा। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल शंकरताय ने। ऑप्शन डी। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? सरप्पा को। राहुल शंकरताय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरप्पा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरप्पा। शंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा जी ने माना है। ऑप्शन ए सही। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरप्पा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी। ऑप्शन ए सही। इसकी यहाँ पे व्याख्या दी गई है। प्राकृताभास हिंदी से आस्य है, तो इसमें अपभ्रंश है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनकी प्रसिद्धि का कारण उनके लिखित